everyone. Welcome back to the next lecture. And again, this lecture is a continuation of lecture series on the chapter of radiation, which is the last chapter of physics 10th class. इसमें मेरा फोकस के टेक्स्ट बुक बोर्ड पे है, बट पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान वाले स्टूडेंट्स भी से उनके बोर्ड में भी सेम टॉपिक्स ही होंगे, 10% डिफरेंट होगा मे बी। बट आज की चैप्टर की आउटलाइन है कि हम बैकग्राउंड रेडिएशंस के मुतालिक पढ़ेंगे और रेडिएशंस के जो नुकसानात होते हैं, क्या नुकसान हमें पहुंचा सकते हैं और उनसे बचने के लिए हम क्या ऐसे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम इसके हैज़र्ड्स से बचें, इस पे बात करेंगे। सो पहले बैकग्राउंड रेडिएशन। हमें पता है कि अगर हम अर्थ को ड्रॉ करें तो दिस इज़ अर्थ और एंड इट्स लाइक अ स्फेरिकल बॉल। तो इसके सरफेस पे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस हैं। अब ये रेडिएशन, चूँकि हम इंसान भी यहाँ पे ही रह रहे हैं, तो हमें भी ये रेडिएशन हिट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अब होगा क्या कि चूँकि ये रेडिएशन हमें कॉन्स्टेंटली हिट कर रहे हैं, तो हमें रेडिएशंस का एक्सपोजर मिल रहा है कॉन्स्टेंटली। इट मीन्स कि वी आर नॉट सेफ फ्रॉम द रेडिएशन, हम पूरा इंसुलेटेड नहीं हैं। अब ये जो रेडिएशंस आ रही हैं सरफेस पे, सीधा सीधा हमारे जहन में यही क्वेश्चन आएगा कि ये रेडिएशन आ कहाँ से रही है। तो इसके 3 सोर्सेज हैं मेन। एक है कॉस्मिक रेडिएशंस, दूसरा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और तीसरा है इंटरनल रेडिएशन। अब ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है, कॉस्मिक इट मीन्स द नेचुरल स्पेस। सो दीज आर द रेडिएशन दैट आर कमिंग फ्रॉम स्पेस। सो अगर ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, तो और ये एटमॉस्फेयर है, इसके बाहर से जो भी रेडिएशंस आ रही हैं, दे कैन बी कमिंग फ्रॉम स्टार्स, गैलेक्सीज से डिफरेंट से आ रही हैं और हमारे इधर एटमॉस्फेयर में इंटर होकर अर्थ पे गिर रही हैं। अब इनकी जो इंटेंसिटी होगी, यानी इनकी जो शिद्दत होगी, ये डिफरेंट हो सकती है। मे बी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हो, एक पॉइंट पे बहुत ही कम हो। सो इट्स वेरी स्कैटर्ड इन दैट सेंस। हाइट पे भी डिपेंड करेगी, कोई जगह ऊंची है, कोई जगह नीची है, तो वहाँ पे भी डिफरेंस होगा। बट दिस इज़ द वन सोर्स। दूसरा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं, ये जो सरफेस, अर्थ के सरफेस पे एलिमेंट्स हैं, उनसे पैदा हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे अर्थ को अगर हम डिग करें, यहाँ पे मे बी वी फाइंड यूरेनियम, आई शो इट बाय ग्रीन। तो यहाँ पे यूरेनियम का डिपॉजिट है, यहाँ पे डिपॉजिट है, यहाँ पे एक और एलिमेंट का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो कि रेडिएक्टिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल थोरियम। तो होता क्या है कि चूँकि ये तो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इस वजह से ये भी रेडिएशंस इमिट करेंगे। अब जब ये रेडिएशंस इमिट करेंगे तो होगा क्या कि इर्द गिर्द जो लोग रह रहे होंगे उनको वो रेडिएशंस पड़ रहे होंगे। सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किस वजह से होती है? इट्स बिकॉज ऑफ द elements are natural radioactive elements that are found either on the surface of earth or inside earth. तीसरा है इंटरनल रेडिएशन। अब इंटरनल रेडिएशन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
इंसान के जिस्म के अंदर ही ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि ये रेडिएशंस इमिट कर रहे होंगे. So if I wanna draw a picture of a human, so होगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स में यहाँ पे रेडिएक्टिव आयोडीन 131 है. अब ये इट्स अ रेडिएक्टिव एलिमेंट, तो इट विल एमिट रेडिएशन, और ये रेडिएशन इर्द गिर्द की जगहों पे भी पड़ रही होगी. हमारे बॉडी में कार्बन 14 है जो कि रेडिएक्टिव एलिमेंट है, although it's in low quantities, but still it also emits radiation. हमारे जो बोन्स हैं उनमें होता है पोटाशियम 40, और ये भी एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है. इसी तरह के और भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे जिस्म में पाए जाते हैं जिनसे रेडिएशन जो ही इमिट हो रही है वो हमारी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो रही है और हमारी बॉडी को ही डैमेज कर रही होती हैं. लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये जितने भी सोर्सेज मैंने बताए हैं ये इतने हेवी सोर्सेज नहीं हैं. इनसे जो रेडिएशन आ रही है वो बहुत ही थोड़ी होती है और इतनी कम होती है कि इनसे हमें डैमेज होने का ख़तरा बहुत ही कम होता है. इट्स नेग्लिजिबल. फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही होंगी वो भी बहुत ही कम है. अर्थ के सरफेस पे भी ऐसे रेडिएक्टिव एलिमेंट बहुत कम है. हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ही स्मॉल परसेंटेज हैं इस तरह के रेडिएक्टिव एलिमेंट्स की. बट स्टिल अंडर सर्टन केसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूरेनियम के ऊपर लेट गए हैं तो होगा क्या कि आपको उसका डोज मिलेगा, रेडिएशन का डोज मिलेगा, और they can have an effect on your body which is not very good for your body, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हो सकते हैं, और इवन इन सम केसेस ऑर्गेनिज्म या जो भी ह्यूमन है उसकी डेथ भी हो सकती है. अब ये जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. वन इज़ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स. शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट ये हैं कि फ़ौरन ही आपको उसका नज़र आ जाए. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हाथ था और यहाँ पे आपने उसके ऊपर यूरेनियम रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आपने देखा है कि हाथ यहाँ पे रेड हो गया. तो थोड़ी देर बाद, ये सेकंड भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, और इवन डेज़ और वीक्स भी हो सकते हैं. लेकिन ये जो डैमेज है ये फ़ौरन ही आया है, ये आपकी स्किन रेड हो गई है उसकी वजह से. तो ये जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ स्मॉल, दैट इज़ शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ये होगा कि आपको उस वक्त तो पता नहीं चल रहा होगा कि आपके जिस्म में क्या हुआ है, लेकिन आपको रेडिएशन चूँकि आपकी बॉडी में आए हैं तो डोज तो आपको लगी है. तो ये जो इफ़ेक्ट आएगा ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चों में आ जाए. ठीक है, आपके बच्चों को जेनेटिकली कोई मसला हो जाए, उनके डीएनए में कोई ऐसी चेंज आ जाए जिसका फ़ौरन ही में पता ना चल रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके उनकी जो जनरेशन है अगले आने वाली, वो उससे इफ़ेक्ट हो रही हो. मे बी आपको कैंसर हो जाए जो कि वीक्स में भी उनका पता नहीं चलता. कैंसर डिवेलप होने में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल या 2 साल लग गए, तो दैट इज़ आल्सो अ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट. तो एंड अनफॉर्चुनेटली जो रेडिएशन के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स है दे आर वेरी हॉरेबल, क्योंकि
अल्लाह ना करे ऐसा किसी को हो जाए, किसी की बॉडी की कोई आर्गन मफलूज हो जाए या कोई और आर्गन में मसला हो जाए, तो दैट डेथ बाय लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इज़ वेरी हॉरिबल। अब जो एक टर्म यूज़ होती है रेडिएशन सिकनेस, तो जो भी हमें रेडिएशन डोज किसी इंसान को मिलती है तो उसको फ़ौरन से ही कोई इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और वो जो इफ़ेक्ट्स हैं या वो जो सिम्पटम्स हैं जो इंसान को फ़ील होंगे, दैट इज़ नौज़िया, कि मतलब आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, थोड़ा सा अजीब अजीब सा होने लग जाए, वॉमिट आ जाए, आपको उल्टियाँ आने लग जाए, आपको बुखार हो जाए, आपको डायरिया हो जाए, हेयर लॉस भी आपका ज़्यादा होना शुरू हो जाए। तो दीज आर द सिम्टम्स जो कि इनिशियली जो आपको डोज लगती है तो आएंगे। एंड अगेन सम पर्सन विल शो डिफरेंट सिम्टम्स, किसी को शायद सारे ही आ जाएं, किसी को एक या दो आ जाए, तो ये हो सकता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं उसमें मैंने जिस तरह बताया जेनेटिक इफ़ेक्ट्स हैं, और कोई ऑर्गन आपका फॉर एग्ज़ाम्पल डैमेज हो जाए, और अब ये जो इंसान को जो डोज़ लगती है, इसको हम रेडिएशन की जो डोज़ लगती है इसको दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक तो ये टाइम है, क्या मतलब है कि आपने अपना कोई इंसान ने अपना कोई ऑर्गन रखा हुआ है और यहाँ पे रेडिएशंस आ रही हैं, एक कॉन्स्टेंटली रेडिएशंस आ रही हैं, तो जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा उतना ज़्यादा उसको डोज मिलेगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो है टाइम का। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ एक्सपोजर। एक्सपोजर्स का क्या मतलब है? एक्सपोजर का मतलब ये है कि वो जो सरफेस है या वो जो बॉडी है जिसको डोज मिल रही है वो कितना एक्सपोज्ड है, कितने सरफेस पे वो लग रही है। तो लेट सपोज मैं इस बॉडी को कवर कर देता हूँ विद विद अ मेटालिक शीट, और ये मेटालिक शीट इतनी थिक है कि इसमें से अगर रेडिएशंस आएंगे तो ये रेडिएशन जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो होगा क्या कि आपके इस जगह पे तो डोज नहीं लग रही होगी, लेकिन आपको यहाँ पे लग रही होगी। तो आपका जो ऑर्गन का एरिया होगा या जो भी आपका बॉडी का एरिया होगा वो जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा उतना ज़्यादा आपको रेडिएशन डोज मिलेगा। सो अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आ जाएं आने हो तो वो या तो ये होगा कि आपको आपका ज़्यादा एक्सपोजर हो और टाइम आपका कम हो, या तो ऐसे हो कि आपको एक्सपोजर जो है वो कम मिले और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो। सो दीज आर द टू डिफरेंट सिनारियोस। एक्सपोजर वर्ड निकला है एक्सपोज से, और एक्सपोज का मतलब ये है कि ज़ाहिर करना। ओके, अब जिस तरह से हमने रेडिएशन की बातें की हैं कि इट कैन हैव वेरी सीवियर इफ़ेक्ट्स, और हमें कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे जिससे हम इन रेडिएशंस से सेफली बच सकें। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप एक्सपोजर टाइम जो जिसकी मैंने अभी बात की है वो कम से कम कर दें, आप रेडिएशन सोर्स जो है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाए। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रेडिएशन सोर्स पड़ा हुआ है, इसको मैं RS से ज़ाहिर करता हूँ, तो ये तो रेडिएशन हर तरफ इमिट कर रहा होगा। आप अगर यहाँ पे हैं तो आपको जो डोज मिलेगी वो कम मिलेगी कंपेयर टू आप अगर यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे डोज कम मिलेगी और यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो
फर्स्ट केस में आपको डोज ज़्यादा मिलेगी, सो इट्स मोर, एंड इन द सेकेंड केस यू विल हैव लेस डोज। दूसरा यह है कि आप शील्डिंग करें, जिस तरह मैंने यहाँ पे बात की है कि आप अपने बॉडी को कवर करें। लैब में अगर आप रेडिएक्टिव एलिमेंट से काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को पूरा कवर करें, लैब कोट्स पहन लें, शूज़ जो हैं वो प्रॉपरली पहन लें कि आपके पाँव को कवर करें, और सेफ्टी ग्लासेस ताकि आंखों में डायरेक्ट ना जाए, उधर से भी एक शील्डिंग हो जाए। उससे उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे रेडिएशन इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो वहाँ पे रेडिएशन के अपने सिंबल्स लगाएं। एक कॉमन सिंबल है रेडिएशन का, विच आई विल ड्रॉ हेयर। This is the symbol that we use to show that uh, this area is not uh, good for radiation because we have more radiation here. उसके अलावा भी हम अगर ज़्यादा ही इंटेंसिटी हो तो हम एक और सिंबल बना सकते हैं जो कि I will try to draw it, although my drawing is not very good. तो यही वाला सिंबल है, आपने देखा होगा कि इंसान की खोपड़ी होती है और नीचे आपका क्रॉस होता है। एनीवेज, सो जगह जगह पे हम इस तरह के सिंबल्स लगा लें, और ताकि जो जो जनरल पब्लिक है उनको पता चले कि अच्छा इस जगह पे हमने नहीं जाना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। I have covered all the topics of this chapter, and if you have any question, or if you feel that the way I convey a lecture can be improved somehow, please put it there in the comment, or suggest me some ways where we can have a more effective way of delivering this knowledge. Thank you so much for today. See you in the next chapter.